नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कुलदीप कुमार के सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक नए बिंदु के साथ। तो आज का हमारा टेस्ट है आदिकाल। तो आप सभी कुशल मंगल होंगे यही आशा करता हूं और बहुत बहुत शुभकामनाएं टेस्ट के लिए। और आज का जो टेस्ट है बहुत ही महत्वपूर्ण टेस्ट है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह यहां पर आपको प्राप्त होगा और सभी व्याख्या सहित और इसकी पीडीएफ भी आपको जो नंबर बार बार बताए गए हैं उस नंबर पर आपको मिल जाएगी। देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है हमारे सामने, इस्तवार द ला लिटरेचर इस्तवार द ला लिटरेचर एंदुई ए हिंदुस्तानी। ठीक है, इस्तवार द ला लिटरेचर एंदुई ए हिंदुस्तानी से संबंधित असंगत कथन है। किस प्रकार का कथन? असंगत कथन। असंगत कथन कौन सा है? तो देखते हैं असंगत कथन कौन सा है। इस्तवार द ला। अब इस्तवार का मतलब क्या होता है? तो इस्तवार का मतलब होता है इतिहास। लिटरेचर का मतलब क्या होता है? लिटरेचर मतलब साहित्य। ठीक है। एंदुई का मतलब क्या है? एंदु से तात्पर्य है हिंदुई और हिंदुई से तात्पर्य हिंदी। हिंदुस्तानी से तात्पर्य है हिंदुस्तानी। हिंदुस्तानी से तात्पर्य है हिंदुस्तानी और हिंदुस्तानी से तात्पर्य है उर्दू। उस समय हिंदुस्तानी उर्दू से तात्पर्य था जिसमें हिंदी भी मिक्स हो रहती थी, तो हिंदुस्तानी। तो इस्तवार का मतलब है इतिहास। किसका इतिहास? साहित्य का। और किसका? हिंदी और हिंदुस्तानी, मतलब हिंदी और उर्दू का इतिहास, साहित्य का। हिंदी और उर्दू के साहित्य का इतिहास। तो ये किसने लिखा था? इसके रचनाकार फ्रेंच विद्वान गारसा दतासी थे। गारसा दतासी। गारसा दतासी है। यह मूलतः अंग्रेजी भाषा में है। हिंदी एवं उर्दू के कवियों का वर्णन वर्ण क्रमानुसार है। यह दो भागों में क्रमशः 1839 में 1847 में प्रकाशित हुआ। तो कौन सा असंगत है? इन दोनों में से कौन सा असंगत है? तो ये है ब। क्यों सही है? इसके रचनाकार फ्रेंच विद्वान गारसा दतासी है। कौन है? गारसा दतासी। ठीक है। यह मूलतः किस भाषा में है? अंग्रेजी में नहीं है। यह किस भाषा में है? फ्रेंच भाषा में है। किस भाषा में है? फ्रेंच भाषा में। इसके अंदर क्या था? हिंदी एवं उर्दू के कवियों का वर्णन वर्ण क्रमानुसार दिया गया है। किसी प्रकार के कालक्रम विभाजन या काल विभाजन का कोई प्रयास नहीं किया गया है। यह दो भागों में क्रमशः 1839 में 1847 में प्रकाशित हुआ था, पहला संस्करण इसका। दूसरा संस्करण जो है वो कब प्रकाशित हुआ था? दूसरे संस्करण की बात करें हम तो वो कब प्रकाशित हुआ था? वो हुआ था 1871 ईस्वी में। कितने खंड थे? 3 खंडों में। कितने खंडों में? 3 खंडों में प्रकाशित हुआ था दूसरा जो संस्करण था। ये पहला संस्करण था जो 1839 और 1847 में प्रकाशित हुआ था। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किसने? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किसमें? अपनी पुस्तक हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपनी पुस्तक हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य का आदिकाल में इसे क्या कहा है? वृत्त संग्रह कहा है। क्या कहा है? वृत्त संग्रह की संज्ञा दी है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने वृत्त संग्रह की संज्ञा किसे दी थी? शिव सिंह सरोज को। वृत्त संग्रह की संज्ञा किसे दी थी? शिव सिंह सरोज को। किसने? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वृत्त संग्रह किसको कहा था? शिव सिंह सरोज को कहा था। और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने वृत्त संग्रह किसको कहा है? इसको कहा है। आगे चलकर कहीं शुक्ल ने भी इसको कहा है, तो मैंने पढ़ा तो है, कहीं कहा है तो वो मुझे ध्यान नहीं। वर्तमान में अपने पास इतनी ही जानकारी उपलब्ध है। इसके बारे में और मैं बता देना चाहता हूँ कि इसमें कुल कितने 738 कवियों का वर्णन था। गारसा दतासी के जो इतिहास है उसमें कितने कवियों का? 738 कवियों का, जिसमें से 72 कवि हिंदी के थे। कितने कवि? 72 कवि हिंदी के थे। इन 72 कवियों का अनुवाद जो किया था, हिंदी में अनुवाद जो किया था वो किसने किया था? लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने। किसने किया था? लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने किया था। कौन थे लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय? लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय की हम बात करते हैं तो वो प्रयाग हिंदी विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे और ऐसा भी कहा विभागाध्यक्ष भी माने जाते हैं। प्रयाग हिंदी विश्वविद्यालय के वो विभागाध्यक्ष थे। कौन? लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय। इन्होंने इसका हिंदी अनुवाद किया था 72 कवियों का। अब 72 कवियों का
क्या है, एंदुई मतलब हिंदुई। तो उन्होंने किस नाम से किया था, हिंदुई साहित्य का इतिहास। किस नाम से किया था, हिंदुई साहित्य का इतिहास। हिंदुई साहित्य का इतिहास कब किया था, 1952 ईस्वी में। कब किया था, 1952 ईस्वी में किया था। किसने, लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने किया था। वैसे लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय का जो हिंदी साहित्य का इतिहास है उसका नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास। लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय का जो हिंदी साहित्य का इतिहास है उसका नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास। अब हम आते हैं कि ये जो इस्तवार द लॉ लिटरेचर इंडो हिंदुस्तानी है, इसमें जो अधिक महत्व दिया गया था वो उर्दू के कवियों को अधिक महत्व दिया गया था। और जोसेफ नाम था शायद, गारसदातासी का जो हेरोल्ड जोसेफ ऐसा कुछ नाम था। और आयरलैंड से ये प्रकाशित हुआ था। कहाँ से हुआ था, आयरलैंड से ये प्रकाशित हुआ था। ठीक है, चलो चलते हैं प्रश्न संख्या 2 पर। क्या है प्रश्न संख्या 2? अच्छा, इसके बारे में कुछ बातें और है वो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। मैंने नोट्स के रूप में लिख रखी है, आपको पीडीएफ के रूप में प्राप्त हो जाएगी। वो है प्रोफेसर नलिन विलोचन शर्मा। कौन है, प्रोफेसर नलिन विलोचन शर्मा जी। क्या लिखते हैं, हिंदी साहित्य के पहले इतिहास लेखक गारसदातासी थे, यह निर्विवाद है। कौन लिखते हैं, प्रोफेसर नलिन विलोचन शर्मा। और इस ग्रंथ में जो प्रथम कवि है उसका नाम अंगद है और अंतिम कवि का नाम हेमंत बताया गया है। प्रथम कवि का नाम क्या बताया गया है, अंगद बताया गया है, और अंतिम कवि का नाम जो है वो हेमंत बताया गया है। चलो चलते हैं आगे। प्रश्न संख्या 2 जो है वो क्या है, शिव सिंह सेंगर के ग्रंथ शिव सिंह सरोज की रचना कब हुई थी। शिव सिंह सेंगर के ग्रंथ शिव सिंह सरोज की, कौन है, शिव सिंह सेंगर। रचना का क्या नाम है, शिव सिंह सरोज। कब हुई थी, ए बैस है और द, बता दीजिए आप। ए बैस है और द तो कब हुई थी, 1883 ईस्वी में। कब हुई थी, 1883 ईस्वी में इसकी रचना हुई थी। कब हुई थी, 1883 ईस्वी में। ठीक है ना। हिंदी में हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले प्रथम रचनाकार थे। हिंदी में हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले। ठीक है। कितने कवियों का वर्णन था, 1000 कवियों का वर्णन था। कितने कवियों का वर्णन था, प्रिय विद्यार्थियों, 1000 कवियों का वर्णन था। ठीक है। ये 1000 कवि जो थे इनका आधार ग्रंथ क्या था, शिव सिंह सेंगर के जो शिव सिंह सरोज लिखा था उसका आधार जो ग्रंथ है वो क्या था प्यारे विद्यार्थियों, तो वो था कालिदास हजारा। क्या था, कालिदास हजारा। तो इसी हजारा से इन्होंने 1000 कवि लिए थे। इसमें भी काल विभाजन का कोई प्रयास नहीं किया गया था। ठीक है। और इसके लिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा था, वृत्त संग्रह। क्या कहा था आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, इसे वृत्त संग्रह कहा था। किसने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। और ये जो प्रकाशित हुआ था, कहाँ से प्रकाशित हुआ था, ये लखनऊ से। कौन सी प्रकाशन थी, प्रकाशन इसका नवल किशोर प्रेस। कहाँ से, नवल किशोर प्रेस लखनऊ से प्रकाशित हुआ था। नवल किशोर प्रेस लखनऊ से प्रकाशित हुआ था। शिव सिंह सरोज को हिंदी साहित्य के इतिहास का क्या कहा जाता है, इसे प्रस्थान बिंदु। हिंदी साहित्य के इतिहास का हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रस्थान बिंदु कहा जाता है। इसके बाद आते हैं प्रश्न संख्या 3 पर। क्या है प्रश्न संख्या 3 प्यारे विद्यार्थियों, देख लीजिए स्क्रीन पर है। और इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए पीडीएफ में इससे भी ज़्यादा व्याख्या सहित जो है विस्तार से वर्णन किया गया है। ठीक है। उतना बता पाना यहाँ संभव नहीं है क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। 63,771 24,802 देख लेना आप। चलते हैं प्रश्न संख्या 3। क्या है, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान।
द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान से संबंधित असंगत कथन है। हमें क्या ढूंढना है प्यारे विद्यार्थियों? असंगत कथन का ध्यान रखना है। तो इसकी रचना 1888 ईस्वी में जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा की गई। यह मूलतः अंग्रेजी भाषा का ग्रंथ है। इसमें लगभग 863 कवियों का वर्णन है। इसमें भक्ति काल को स्वर्ण युग की संज्ञा दी गई है। तो देखते हैं क्या क्या सही है, क्या क्या गलत है, असंगत कौन सा है। आप अपना उत्तर नोट कर सकते हैं, आप अपना उत्तर लिख सकते हैं। इतना ही समय आप लोग सभी विद्यार्थियों को दिया जाएगा। तो चलो चलते हैं आगे, देखते हैं कि इसकी रचना 1888 ईस्वी में जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा की गई थी। बिल्कुल सही है। यह मूलतः अंग्रेजी भाषा का ग्रंथ है। बिल्कुल सही है। इसमें लगभग 863 कवियों का वर्णन किया गया है। बिल्कुल नहीं। इसमें कितने कवियों का वर्णन किया गया है प्यारे विद्यार्थियों? तो इसमें किया गया है 952 कवियों का वर्णन किया गया है। कितने कवियों का वर्णन किया गया है? 952 कवियों का वर्णन किया गया है। इसमें भक्ति काल को स्वर्ण युग की संज्ञा दी गई है। बिल्कुल सही है। भक्ति काल को स्वर्ण युग की संज्ञा दी गई है। तो उत्तर हमारा है स। उत्तर हमारा क्या है? स है। तो द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान की रचना किसने की थी? जॉर्ज ग्रियर्सन ने की थी। कितने कवि थे? 952 कवि थे। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो 952 कवि थे, इसमें से ऐसा कहा जाता है कि 886 कवि इन्होंने कहां से लिए थे? शिवसिंह सरोज से लिए थे। किससे लिए थे? शिवसिंह सरोज से लिए थे। दूसरा, इनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि जो 952 कवि थे, या इनके हिंदी साहित्य के इतिहास का जो अनुवाद है, किसने किया था? किशोरी लाल गुप्त ने किया था। कब किया था? 1957 में। किस नाम से किया था? हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास। किस नाम से किया था? हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से किया गया था। यह जो ग्रंथ है बंगाल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ, ठीक है ना, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में, जिस प्रकार हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास का 1929 ईस्वी में हिंदी साहित्य का विकास नाम से प्रकाशन हुआ था, उसी प्रकार एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में इसका प्रकाशन हुआ था। किसका? द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का। इसमें इन्होंने सिर्फ हिंदी के कवियों का वर्णन किया है। वो लिखते हैं, आचार्य जो डॉक्टर ग्रियर्सन है वो लिखते हैं, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि डॉक्टर ग्रियर्सन जो है वो लिखते हैं कि मैं संस्कृत में रचना करने वालों को इसमें नहीं ले रहा हूँ, मैं प्राकृत में रचना करने वालों को भी इसमें नहीं ले रहा हूँ। हालांकि प्राकृत बोलचाल की भाषा रही है, लेकिन वर्तमान में उनकी रचनाओं को मैं इसमें नहीं ले रहा हूँ। मैं अरबी फारसी की रचनाओं को भी नहीं ले रहा हूँ। विदेश से आई हुई भारत में बोली जाने वाली उर्दू को भी नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि जो उर्दू है उस पर पहले गारसा दत्तासी विस्तार से लिख चुके हैं, इसलिए मैं उन सभी को इससे बाहर रख रहा हूँ। इसमें उन्होंने केवल और केवल जो है उर्दू को उन्होंने विदेशी भाषा कहा था, ये भी उनके वक्तव्य में आता है। तो उन्होंने इसमें केवल और केवल हिंदी के कवियों को लिया था। किन्होंने? जॉर्ज ग्रियर्सन ने। जॉर्ज ग्रियर्सन के बारे में और बहुत सी महत्वपूर्ण बातें हैं, मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। बहुत से हिंदी साहित्य के इतिहासों को पढ़ने के बाद कुछ मिली है। हाँ, एक आचार्य शुक्ल ने इनके बारे में क्या कहा था, जैसा कि आप सभी को ध्यान ही है। आचार्य शुक्ल ने क्या कहा था इनके लिए? आचार्य शुक्ल क्या लिखते हैं? आचार्य शुक्ल ने इसे कहा था बड़ा कवि वृत्त संग्रह। क्या कहा था? बड़ा कवि वृत्त संग्रह। आधार ग्रंथ जो था, ये इसके जो आधार ग्रंथ थे वो क्या थे? तासी का इतिहास, तासी का इतिहास, शिवसिंह सरोज, हजारा व अन्य
17 ग्रंथ, लगभग 17 ग्रंथों से इन्होंने, जो आधार ग्रंथ थे 17 ग्रंथों से इन्होंने सहायता ली थी। इसके अलावा प्रथम बार इन्होंने काल विभाजन का प्रयास किया था। प्रथम बार काल विभाजन का प्रयास किया गया था। क्या? प्रथम बार काल विभाजन का प्रयास किया गया था। और क्या खास बात है? इसके अलावा यह है कि इतिहास को कितने भागों में बांटा था? बाकी विस्तार से आप लिख लेना, मैं सिर्फ शॉर्ट में लिखवा रहा हूं। 12 भागों में विभाजित किया गया था। इनका जो हिंदी साहित्य का इतिहास था उसे कितने भागों में विभाजित किया गया था? 12 भागों में। इसको विस्तार से लिखा हुआ आपको उसमें मिल जाएगा पीडीएफ में। 12 भागों में विभाजित किया गया था। इसके अलावा इनके जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो मैं बोल के बता देता हूं। क्या है कि डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त, जिन्होंने इनके हिंदी साहित्य का अनुवाद किया था, क्या लिखते हैं? सर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन हिंदी साहित्य के प्रथम वास्तविक इतिहासकार है। सर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन हिंदी साहित्य के प्रथम वास्तविक इतिहासकार हैं। फिर क्या लिखते हैं किशोरीलाल गुप्त? यह हिंदी साहित्य की नींव का वह पत्थर है। यह हिंदी साहित्य की, कौन सा? जॉर्ज ग्रियर्सन का हिंदी साहित्य का इतिहास के बारे में लिखते हैं कि यह हिंदी साहित्य की नींव का वह पत्थर है जिस पर आचार्य शुक्ल ने अपने सुप्रसिद्ध इतिहास का भवन निर्मित किया था। इसके अलावा प्रोफेसर नलिन विलोचन शर्मा भी लिखते हैं, हिंदी के विधेयवादी साहित्य इतिहास के आदिम प्रवर्तक शुक्ल जी नहीं प्रत्युत ग्रियर्सन है। ऐसा कहा जाता है कि विधेयवादी पद्धति में जो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा गया था उसके प्रवर्तक कौन थे? आचार्य शुक्ल को माना जाता है सर्वप्रमाणिक। लेकिन नलिन विलोचन शर्मा जी लिखते हैं कि विधेयवादी पद्धति के जो प्रवर्तक हैं वो आचार्य शुक्ल न होकर कौन है? आचार्य शुक्ल न होकर कौन है? सर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन है। कौन है? सर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन है। ग्रियर्सन ने इतिहास लेखन में सर्वाधिक सहायता शिवसेन स्रोत से ली है। कुल 952 कवियों में 886 कवि शिवसेन स्रोत से लिए गए हैं। फिर लिखते हैं कि जॉर्ज ग्रियर्सन ने भाषाओं का सर्वेक्षण भी किया था। द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में किया, जो अंग्रेजी भाषा में 11 जिल्दों में, भाषा पर भी बहुत लंबा चौड़ा काम किया था जॉर्ज ग्रियर्सन ने भक्ति काल के उदय का कारण ईसाईयत को माना था। ग्रियर्सन ने बिहारी को यूरोप के तमाम कवियों से बेहतर माना है। ग्रियर्सन ने उर्दू को विदेशी भाषा माना था। ये कुछ बातें थी जो किसके बारे में थी? जॉर्ज ग्रियर्सन के बारे में थी, जो मैंने आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया है। चलो चलते हैं, प्रश्न संख्या कौन सी है पता नहीं, ठीक है ना, जो भी है लगभग 50 प्रश्न है आज की प्रश्नमाला में, तो आप आराम से पढ़ते जाइए आनंद के साथ, बड़ा आनंद आने वाला है। हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा बिहार राष्ट्रभाषा परिषद, हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा बिहार राष्ट्रभाषा परिषद। साथियों ये सभी जो प्रश्न हैं ये ऐसे नहीं है कि कहीं से ऐसे ही हवा में ले लिए गए हैं। ये सभी प्रश्न जो है ये कहाँ से लिए गए हैं? ये किसी न किसी हिंदी साहित्य के इतिहास से ही लिए गए हैं और मेरे द्वारा स्वयं लिखे गए हैं। तो इनका जो संदर्भ है वो जब आपको पीडीएफ मिलेगी, उस पीडीएफ में इसका संदर्भ भी आपको प्राप्त होगा कि ये जो प्रश्न है ये कहाँ से लिया गया है। आप चाहें तो मैं एक बार इसका संदर्भ दे सकता हूँ। ये जो लिया गया है हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा बिहार राष्ट्रभाषा परिषद के तत्वाधान में दिए गए 5 व्याख्यानों का संग्रह है। तो ये कहाँ से लिया गया है? ये हिंदी साहित्य का आदिकाल से लिया गया है। और कहाँ से लिया गया है? हिंदी साहित्य का जो आदिकाल है उसका जो प्रारंभ है पहले ही पृष्ठ से ये लिया गया है, जो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। भूमिका है, भूमिका का पहला ही पृष्ठ है, उस पर लिखा गया है कि यह पुस्तक बिहार राष्ट्रभाषा परिषद के तत्वाधान में दिए गए 5 व्याख्यानों का संग्रह है। तो जो भी प्रश्न लिया गया है वो यहीं ऐसे ही नहीं लिया गया कि कहीं से भी ले लिया गया हो, ठीक है ना। सभी प्रश्न जो है वो इस तरह से लिए गए हैं कि ठीक है। चलते हैं आगे। आगे क्या है? बिहार राष्ट्रभाषा परिषद के तत्वाधान में दिए गए 5 व्याख्यानों का संग्रह है। कौन सा है? ये तो उत्तर बता ही दिया मैंने आपको, हिंदी साहित्य का आदिकाल। उत्तर है हिंदी साहित्य का आदिकाल, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो
इतिहास है। चलते हैं प्रश्न संख्या नेक्स्ट पर। आदिकाल के बारे में ऐसा किसने कहा कि शायद ही भारतवर्ष साहित्य के इतिहास में इतने विरोधी और सब तो व्याघातों का युग कभी आया होगा। हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में ऐसा किसने कहा था कि शायद ही भारतवर्ष साहित्य के इतिहास में इतने विरोधी और स्वतः व्याघातों का युग कभी आया होगा। ए बैस है और दे, ए बैस है और दे, ठीक है ना। तो कौन है, किसने कहा, किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। किसमें कहा? आदिकाल में कहा था। हिंदी साहित्य का आदिकाल में कहा था। इसका संदर्भ ग्रंथ आपको दे दिया जाएगा और लिखते कौन से पेज में है? पहले ही पेज पर लिखते हैं, प्रथम व्याख्यान में मित्रों कहकर वो लिखते हैं और पहले व्याख्यान में लिखा है शायद ही भारतवर्ष के साहित्य के इतिहास में इतने विरोधी और स्वतः व्याघातों का युग कभी आया होगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। प्रमाणिक किताबों से सभी प्रश्न जो है प्रमाणिक किताबों से, पुस्तकों से प्राप्त होंगे। कहीं कोई छोटी बड़ी शाब्दिक त्रुटि हो सकती है, क्योंकि बार बार पढ़ने के बावजूद भी कहीं न कहीं हमारे मन में वैसे मतलब हम पढ़ते वक्त स्पीड में उस तरह से पढ़ जाते हैं, कोई शाब्दिक त्रुटि हो सकता है कहीं हो, और कहीं क्योंकि हम खुदा तो है नहीं, ठीक है ना, इंसान है आप जैसे ही, बस थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ रहे हैं इसलिए हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो गलती हमसे हो सकती है, लेकिन गलती ऐसी नहीं होगी कि जिससे आपको नुकसान उठाना पड़े, और गलती दूर भी कर दी जाएगी। जल्दी से जल्दी उस गलती को जैसी पकड़ में आएगी आप व्हाट्सएप के माध्यम से हमें सूचित भी कर सकते हैं। आप हमें सूचित करेंगे गलती के बारे में, तो हम उस गलती से सभी को अवगत भी करवा देंगे, ठीक है। चलो चलते हैं प्रश्न संख्या नेक्स्ट पर। एक नहीं सभी प्रश्न इस प्रकार प्रमाणिक पुस्तकों से लिए गए, जिसके संदर्भ जो है वो आपको जो पीडीएफ प्राप्त होगी उसमें दे दिए जाएंगे। चाहे तो आप उस प्रश्न संख्या पर जाकर उस प्रश्न को देख सकते हैं कि उसका प्रमाणिक उत्तर क्या है। चलो चलते हैं। केवल नैतिक और धार्मिक या आध्यात्मिक उपदेशों को देखकर यदि हम ग्रंथों को साहित्य सीमा से बाहर निकालने लगेंगे तो हमें आदि काव्य से भी हाथ धोना पड़ेगा, तुलसी रामायण से भी अलग होना पड़ेगा, कबीर की रचनाओं को भी नमस्कार कर देना पड़ेगा और जायसी को भी दूर से दंडवत करके विदा कर देना होगा। उपयुक्त कथन किस आलोचक का है? बहुत से साहित्यकारों ने ऐसा कहा कि जो आदिकाल है, आदिकाल में जो सिद्ध साहित्य है, नाथ साहित्य, जैन साहित्य है, उसको धार्मिक साहित्य कहकर उसको नकारने का प्रयास किया। तो ऐसे जिन भी साहित्यकारों ने नकारा था, विशेषकर आचार्य रामचंद्र शुक्ल को और हजारी प्रसाद द्विवेदी की जब बात आती है, तो वो पहले ऐसे साहित्यकार थे जिन्होंने कड़े शब्दों में डटकर और सह प्रमाण आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बहुत से तथ्यों का विरोध किया था। उन्हीं में से एक बात ये भी थी। कौन सी बात थी? ये वाली, ठीक है ना। दोबारा मैं बताना नहीं चाहूँगा कि किसका कथन है ये, तो कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। किसका कथन है ये? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। एक बार फिर आनंददायक कथन है और जिस तरह से डटकर सामना किया था उन्होंने, मैं एक बार फिर से दोहराना चाहूँगा कि केवल नैतिक और धार्मिक या आध्यात्मिक उपदेशों को देखकर यदि हम ग्रंथों को साहित्य सीमा से बाहर निकालने लगेंगे तो हमें आदि काव्य से भी हाथ धोना पड़ेगा, तुलसी रामायण से भी अलग होना पड़ेगा, कबीर की रचनाओं को भी नमस्कार कर देना पड़ेगा और जायसी को भी दूर से दंडवत प्रणाम कर देना पड़ेगा। ठीक, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कड़े शब्दों में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का सीधा सीधा विरोध किया था और बिल्कुल सही बात है। जिसे हम हमारे हिंदी साहित्य के इतिहास का स्वर्ण काल मानते हैं, भक्ति काल, तो उससे तो कम से कम हाथ धोना पड़ेगा। और किसी साहित्य का, किसी क्षेत्र का स्वर्ण काल अगर उससे छीन लिया जाए तो उसके पीछे क्या रहता है, यह हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अवगत कराया था हिंदी साहित्य प्रेमियों को। चलो चलते हैं। बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं हम हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, जिन्होंने मतलब इतना अच्छा लिखा था। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास की रचना 7 प्रकरणों में हुई है। हिंदी साहित्य के आलोचनात्मक इतिहास की रचना 7 प्रकरण में हुई है, उनमें से एक नहीं है। अब पहली बात तो यह है कि हिंदी साहित्य का जो आलोचनात्मक इतिहास है ये किसने लिखा था? हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किसने लिखा था? बहुत ही आसान सा है, राम कुमार वर्मा ने। कब लिखा था? 1938 ईस्वी में लिखा था, ठीक है ना। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किसने लिखा था? राम कुमार वर्मा जी ने लिखा था। किसने लिखा था? राम कुमार वर्मा ने। इसमें कितने प्रकरण हैं? उनमें से एक नहीं है। पहला प्रकरण संधि काल, दूसरा प्रकरण चारण काल, छठा प्रकरण कृष्ण काव्य और 5वां प्रकरण प्रेम काव्य। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इसमें से जो उत्तर रहेगा वो रहेगा छठा प्रकरण कृष्ण काव्य, क्योंकि पहला प्रकरण संधि काल है, दूसरा चारण काल है
और तीसरा प्रकरण जो है वो है भक्ति काल की अनुक्रमणिका। तीसरा प्रकरण कौन सा है? कोई भी प्रश्न ऐसे नहीं उठाया गया, सभी इसी प्रकार भक्ति काल की अनुक्रमणिका है। और जो चौथा प्रकरण है वो है भक्ति काल में भक्ति काल। चौथा प्रकरण जो है वो भक्ति काल है। पांचवा प्रकरण है प्रेम काव्य। छठा प्रकरण जो है वो है राम काव्य। छठा प्रकरण क्या है? राम काव्य है। और सातवां जो प्रकरण है वो है कृष्ण काव्य। सातवां प्रकरण जो है वो है कृष्ण काव्य। और ये कब से लेकर 693 से लेकर 1693 ईस्वी तक लिखा गया था। काल को इसमें लिखा गया था। यह जो था अधूरा हिंदी साहित्य का इतिहास है। इसे हम अधूरा हिंदी साहित्य का इतिहास मानते हैं। चलो चलते हैं प्रश्न संख्या नेक्स्ट पर। क्या है प्रश्न संख्या नेक्स्ट? आप पढ़ सकते हैं, मैं पानी पी लेता हूं। थैंक यू। हिंदी साहित्य सम्मेलन की रिपोर्टों, मिश्र बंधु विनोद, शिवशय सरोज आदि ग्रंथों की सहायता से 96 पृष्ठ की हिंदी भाषा और साहित्य के इतिहास से संबंध रखने वाली हिंदी भाषा और साहित्य के इतिहास से संबंध रखने वाली एक छोटी सी पुस्तक जिसका नाम था हिंदी, किसने लिखी? 96 पृष्ठ की एक छोटी सी पुस्तक थी जिसका नाम था हिंदी, किसने लिखी थी? उत्तर ए ब स द। तो क्या नाम है? बद्रीनाथ भट्ट ने। किसने लिखी थी? बद्रीनाथ भट्ट ने, हिंदी नाम से। ठीक है, चलो चलते हैं आगे। हिंदी के मुसलमान कवि के रचयिता है ए ब स या फिर द। हिंदी के मुसलमान कवि के रचयिता है ए ब स या फिर द। तो बताइए क्या है ये प्रश्न जो है? ये प्रश्न आपको ऐसे लग रहा होगा कि ये तो कहाँ से लिया होगा, लेकिन यह प्रश्न भी कहाँ से लिया गया है? पहले आप उत्तर बताइए। यह प्रश्न भी हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास से, डॉक्टर राम कुमार वर्मा के हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास से लिया गया है। ये अपने नोट्स है जिनकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। कहाँ से लिया गया है? पृष्ठ संख्या 6 से। कहाँ से लिया गया है? पृष्ठ संख्या 6 से लिया गया है। ये है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, इसके पृष्ठ संख्या 6 है। अभी मैं दिखा देता हूँ आपको पृष्ठ संख्या 6। ये है पृष्ठ संख्या 6 जिस पर यह लिखा हुआ है, पृष्ठ संख्या 6, और जिस पर लिखा हुआ है अखोरी गंगा प्रसाद सिंह। क्या लिखा हुआ है? अखोरी गंगा प्रसाद सिंह ने 1983 में, संवत 1983 में। इसका उत्तर क्या है? हिंदी के मुसलमान कवि कौन है? गंगा प्रसाद सिंह। पूरा नाम क्या है? अखोरी गंगा प्रसाद सिंह। पूरा नाम क्या है? अखोरी गंगा प्रसाद सिंह। और कब लिखा था? सन 1926 ईस्वी में। कब लिखा था? सन 1926 ईस्वी में। हिंदी के मुसलमान कवि। चलो चलते हैं आगे। तो इस प्रकार लगभग जो प्रश्न हैं वो सभी कहाँ से लिए जाएंगे? वो सभी के सभी प्रश्न जो है आपको मिलेंगे प्रमाणिक पुस्तकों से ही। पृथ्वीराज रासो को घटनाकोश किसने कहा है? पृथ्वीराज रासो को घटनाकोश किसने कहा है? ए बैस है या फिर द? ए बैस है या फिर द? तो किसने कहा है? डॉक्टर नगेंद्र ने। किसने कहा है? डॉक्टर नगेंद्र ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है? हिंदी का
प्रथम महाकाव्य। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम महाकाव्य कहा है और चंद बरदाई को हिंदी का प्रथम महाकवि कहा है। डॉक्टर बच्चन सिंह ने क्या कहा है? डॉक्टर बच्चन सिंह ने कहा है राजनीति की काव्यात्मक त्रासदी। राजनीति की काव्यात्मक त्रासदी किसने कहा है? डॉक्टर बच्चन सिंह ने। और बाबू गुलाब राय क्या लिखते हैं? बाबू गुलाब राय लिखते हैं बाबू गुलाब राय जो है वो लिखते हैं स्वाभाविक विकसनशील महाकाव्य। स्वाभाविक विकसनशील महाकाव्य। स्वाभाविक विकसनशील महाकाव्य। चलते हैं आगे। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? जॉर्ज ग्रियर्सन ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास के आधार ग्रंथ के रूप में लगभग कितनी रचनाओं को संदर्भ दिया है? तो कोई समस्या नहीं है, मैं पहले बता चुका हूँ कितनी रचनाओं को दिया है। ए बैस है या द, ए बैस है या द, तो 17 रचनाओं को। कितनी रचनाओं को? 17 रचनाओं को। जॉर्ज ग्रियर्सन जो थे द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान था, फिर से बता देना चाहता हूँ 952 कवि थे। और किस किस का लिया था? गारसा दत्तासी का, शिवशय सरोज का, इन सब का इन्होंने सहारा लिया था। गारसा दत्तासी और शिवशय सरोज का सहारा लिया था द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। जॉर्ज ग्रियर्सन ने 952 कवि थे। 952 कवियों का जो हिंदी अनुवाद किया था वो किशोरीलाल गुप्त ने किया था। किसने किया था? किशोरीलाल गुप्त ने। कब किया था? 1957 ईस्वी में किया था। किस नाम से किया था? हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से किया था। किस नाम से? हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से किया गया था। और एक जगह ये भी लिखा हुआ है कि 952 जो कवि है उसमें से 886 कवि जो है वो वैसे के वैसे कहाँ से लिए गए हैं? शिवशय सरोज से ही लिए गए हैं। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन्हें बड़ा कवि वृत्त संग्रह कहा है। इनके इतिहास को बड़ा कवि वृत्त संग्रह कहा है। इतना सा, बाकी जानकारी पहले मैं बता चुका हूं। चलो चलते हैं आगे। मैं इस्लाम के महत्व को भूल नहीं रहा हूं। क्या? कि मैं इस्लाम के महत्व को भूल नहीं रहा हूं, लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूं कि अगर इस्लाम नहीं आया होता, अगर इस्लाम न आया होता तो भी इस साहित्य का 12 आना वैसा ही होता जैसा आज है। ऐसा किसने कहा था? प्यारे विद्यार्थियों बताइए, ऐसा किसने कहा था? ए बैस है या फिर द? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, परशुराम चतुर्वेदी ने, रामस्वरूप चतुर्वेदी ने या हजारी प्रसाद द्विवेदी ने? तो किसने कहा था? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। किसने कहा था? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। डॉक्टर नगेंद्र द्वारा संपादित हिंदी साहित्य का इतिहास कितने अध्याय में लिखा गया है? डॉक्टर नगेंद्र द्वारा संपादित, इसके बारे में विस्तार से वैसे मैं उस कड़ी में बता चुका हूं डॉक्टर नगेंद्र वाले में, कि डॉक्टर नगेंद्र द्वारा संपादित है हिंदी साहित्य का इतिहास। कब लिखा गया था? कब संपादित किया गया था? 1973 ईस्वी में। सह संपादक जो थे वो कौन थे? लाला हरदयाल थे। सह संपादक कौन है? लाला हरदयाल है। और इसमें कितने अध्याय थे? इसमें 17 अध्याय थे। प्रत्येक अध्याय का एक अलग लेखक है। प्रत्येक अध्याय का एक अलग लेखक है। और डॉक्टर नगेंद्र थे, उन्होंने भूमिका लिखी थी, उपसंहार लिखा था, आदिकाल का काल विभाजन और नामकरण लिखा, हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन और नामकरण लिखा था, और रीतिबद्ध काव्य की उपलब्धियां, ये जो अध्याय थे वो इन्होंने लिखे थे। और भाषा वाला जो अध्याय था वो डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने लिखा था। संत काव्य का जो अध्याय था वो परशुराम चतुर्वेदी ने लिखा था। गद्य साहित्य वाले जो अध्याय हैं वो रामचंद्र तिवारी जी ने लिखे थे। और उसके अलावा रीति मुक्त जो काव्य है वो डॉक्टर भगीरथ मिश्र ने लिखा था। और जो आदिकाल है, संपूर्ण आदिकाल है, वो मेरे दिमाग से नाम निकल गया है, दिनेश नाम से था, राम गोपाल दिनेश या ऐसा कोई नाम है, उन्होंने लिखा था। वो वैसे मैं नगेंद्र वाले में पूरा बता चुका हूँ। चलो चलते हैं आगे। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की दीर्घ परंपरा में
आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कार्य उसका वह मध्यवर्ती प्रकाश स्तंभ है जिसके समक्ष सभी पूर्ववर्ती प्रयास आभाशून्य प्रतीत होते हैं, तो साथ ही सभी प्रवर्ती प्रयास उसके आलोक से आलोकित हैं। कितनी प्यारी बात लिखी है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बारे में। ऐसा ही कौन लिखते हैं? बच्चन सिंह लिखते हैं कि उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास पढ़ते हुए, ठीक है, और वो लिखते हैं कि न तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य को इतिहास को लेकर नया इतिहास लिखा जा सकता है और न उसे छोड़कर ही इतिहास लिखा जा सकता है, ठीक है। न तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास को लेकर नया इतिहास लिखा जा सकता है और न ही उसे छोड़कर नया इतिहास लिखा जा सकता है, ऐसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। वैसा ही यहाँ कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि मध्यवर्ती वो प्रकाश स्तंभ है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास जो है वो हिंदी साहित्य के इतिहास का मध्यवर्ती वह प्रकाश स्तंभ है जिससे पूर्ववर्ती जो है, जो क्या है, जो पूर्ववर्ती प्रयास है, इससे पहले जो भी लिखे गए वो आभाशून्य हो जाते हैं, उनको कोई नहीं देखता, और बाद के जो है वो इसी प्रकाश से प्रकाशित होते हुए नजर आते हैं। तो ऐसा किसने लिखा था? डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने लिखा था। किसने लिखा था? डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने लिखा था। किसने? डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने लिखा था। तो इनके बारे में मैं बता देना चाहता हूं कि ये भी जो है कहां से लिए गए? डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त क्या है, जो रचना है गणपति चंद्र गुप्त का साहित्यिक निबंध, गणपति चंद्र गुप्त की एक रचना है साहित्यिक निबंध, उससे लिया गया है। चलो चलते हैं आगे। एक और बच्चन सिंह एक जगह और लिखते हैं, जहाँ तक मुझे आइडिया है यही सही होगा, कि जिनको आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास के आगे कुछ सजाई नहीं पड़ता है उन्हें अपनी आंखों का इलाज करवाना चाहिए। ऐसा जहाँ तक मुझे पता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, बच्चन सिंह ने आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में लिखा है। डॉक्टर राम कुमार द्वारा रचित हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास जो है वो कितने प्रकरणों में है? बहुत आसान से है, 7 प्रकरणों में है। पहले ऐसा प्रश्न आ चुका है। नागरिक प्रचारणी सभा द्वारा हिंदी साहित्य का वृत्त इतिहास, पहले बहुत आता था ये प्रश्न जो है, पहले बहुत अधिक आता था ये प्रश्न जो है। नागरिक प्रचारणी सभा द्वारा हिंदी साहित्य का वृत्त इतिहास कितने भागों में प्रकाशित किया गया था? कितने भागों में प्रकाशित किया गया था? 16 भागों में। कितने भागों में? 16 भागों में प्रकाशित किया गया था। कब? 1953 ईस्वी में क्या हुआ था? प्रस्तावित 18 भागों में। कितने भागों में प्रस्तावित था? 18 भागों में। लेकिन कितने भाग प्रकाशित हो सके थे? 16 भाग इसके प्रकाशित हुए थे। इसके बारे पिछली क्लास में मैं विस्तार से बता चुका हूँ, इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। 16 के 16 भाग जो थे उनके अलग अलग जो थे, विशेषकर रीति काव्य तो नगेंद्र ने लिखा है और भगीरथ मिश्र ने लिखा है, और जो संत काव्य होगा वो परशुराम चतुर्वेदी ने लिखा होगा। और इसी प्रकार जिसको जिस क्षेत्र में महारत हासिल थी, जैसे जो उपन्यास क्षेत्र है वो अमृतलाल नागर ने लिखा है, और जो नाटक वाला क्षेत्र है वो लिखा होगा डॉक्टर दशरथ ओझा ने, उनके साथ एक दो और होंगे। तो इस प्रकार जो थे ये आप देखोगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। पंजाब प्रांतीय हिंदी साहित्य का इतिहास के रचनाकार है। पंजाब प्रांतीय हिंदी साहित्य का इतिहास के रचनाकार है ए बैस है या फिर द, ए बैस है या फिर द, तो कौन है? चंद्रकांत बाली। श्री चंद्रकांत बाली जो है वो पंजाब प्रांतीय साहित्य का इतिहास के रचनाकार है। आदिकाल के नामकरण से संबंधित कौन सा विकल्प सही नहीं है? यह प्रश्न जो है कब आ चुका है? हिंदी प्रतियोगिता परीक्षा 1/11/2018। अच्छा, ये व्याख्याता परीक्षा में आया हुआ है, जहाँ तक मुझे आइडिया है, थोड़ा सा गलत लिखा गया है शायद। आदिकाल के नामकरण से संबंधित कौन सा विकल्प सही नहीं है? ग्रियर्सन ने क्या कहा है? चारण काल। राहुल सांकरत्यान ने सिद्ध सामंत काल। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने संधि काल। बिल्कुल नहीं है, द जो है वो उत्तर है, द गलत है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने क्या कहा था? वीर काल कहा था। आदिकाल को क्या कहा था?
वीर काल कहा था विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। संधि काल किसने कहा था आदिकाल को? संधि काल कहा था राम कुमार वर्मा ने। राम कुमार वर्मा ने जो आदिकाल है उसके दो भाग कर दिए थे, संधि काल और चारण काल। संधि काल इसलिए क्योंकि उनका मानना था कि इस समय जो भाषा का संधि काल था, विभाषा जो है वो अपभ्रंश से हिंदी की ओर अग्रसर हो रही थी, इसलिए उसको संधि काल उन्होंने माना है। इनमें से कौन सी रचना वीर गाथात्मक है? इनमें से कौन सी रचना वीर गाथात्मक है? तो अपने बात करते हैं इसके बारे में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास में स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है कि वीर गाथात्मक कौन सी थी। तो कीर्तिलता जो है वो वीर गाथात्मक रचना है। कौन सी? कीर्तिलता। बिसल देव रासो जो है वो क्या है? खुसरो की पहलियां तो गद्य रचना टाइप है, और बिसल देव रासो जो है वो है श्रृंगार काव्य है। बिसल देव रासो जो है वो श्रृंगार काव्य है। इनमें से कौन सी रचना? तो कीर्तिलता जो वीर गाथात्मक रचना है। इनमें से कौन सी रचना आदिकाल के जैन साहित्य में सम्मिलित नहीं है? इनमें से कौन सी रचना आदिकाल के जैन साहित्य में सम्मिलित नहीं है? मतलब जैन साहित्य की रचना कौन सी है? वर्ण रत्नाकर, भरतेश्वर बाहुबली रास, श्रावकाचार और चंदनबाला रास। तो कौन सी रचना जो है वो जैन साहित्य में सम्मिलित नहीं है? तो कौन सी रचना? वर्ण रत्नाकर जो है वो जैन साहित्य में सम्मिलित नहीं है। भरतेश्वर बाहुबली रास भी है, श्रावकाचार भी है और चंदनबाला रास भी है। वर्ण रत्नाकर जो है वो इसमें नहीं है। कौन थे वर्ण रत्नाकर के रचनाकार? ज्योतिरेश्वर ठाकुर थे। किस 12वीं शती की ये रचना है? किस शती की? 12वीं शती की ये रचना है वर्ण रत्नाकर। किस शती की रचना है ये? 12वीं शती की ये रचना है वर्ण रत्नाकर। सॉरी 12वीं की नहीं है, ये 14वीं शती की रचना है। कौन सी शती की है? 14वीं शती की ये रचना है ज्योतिरेश्वर ठाकुर। अब क्या है एक्चुअल में क्या था कि जो वर्ण रत्नाकर है, जो डॉक्टर नगेंद्र का हिंदी साहित्य का इतिहास है, उसमें जो मतलब आदिकाल है उसको 6 भागों में बांटा गया है। ठीक है ना, 6 भागों में बांटा गया है। पहला भाग कौन सा है? सिद्ध साहित्य, दूसरा है नाथ साहित्य, तीसरा है जैन साहित्य, और 4 नंबर पर है रासो साहित्य, 5 नंबर पर है लौकिक साहित्य, 6 नंबर पर है गद्य साहित्य। जो गद्य साहित्य है उसमें 3 रचनाएं दी गई है डॉक्टर नगेंद्र के हिंदी साहित्य के इतिहास में। पहली तो दी गई है रोड़ा कृत राउलवेल। तो ये किस शती की है? 10वीं शती की। 2 नंबर पर दी गई है उसके अंदर उक्ति व्यक्ति प्रकरण। उक्ति व्यक्ति प्रकरण ये किसकी है? दामोदर दास की। कौन सी शती की है ये? 12वीं शती की रचना है। 3 नंबर जो दी गई है 3 नंबर पर वो दी गई है वर्ण रत्नाकर। कौन सी है? वर्ण रत्नाकर। जो वर्ण रत्नाकर है इसके रचनाकार है ज्योतिरीश्वर ठाकुर। कौन है ज्योतिरीश्वर ठाकुर? ये कौन सी शती की है? 14वीं शती की है। जो उक्ति व्यक्ति प्रकरण है इसके अंदर कितने हैं? 5 प्रकरण हैं। कितने प्रकरण हैं? 5 प्रकरण हैं। वास्तव में जो ये रचना है ये क्या है? पहले इसका नाम उक्ति व्यक्ति था, केवल उक्ति व्यक्ति था, लेकिन 5 प्रकरणों में विभाजित होने की वजह से इसका नाम बाद में क्या पड़ गया? उक्ति व्यक्ति प्रकरण पड़ गया। और जो वर्ण रत्नाकर है ये कितनी? 8 कलोलों में रचित है। किसमें? 8 कलोलों में ये रचित है। चलो चलते हैं प्रश्न संख्या नेक्स्ट पर। कवि स्वयंभू की कौन सी रचना अपूर्ण रह गई थी? कवि स्वयंभू की कौन सी रचना अपूर्ण रह गई थी? अ ब स या फिर द? अ ब स फिर द, तो स। पौमचर्यु है जो अपूर्ण रह गई थी, जो उनके पुत्र त्रिभुवन ने पूर्ण की थी। किसने पूर्ण की थी? उनके पुत्र पौ त्रिभुवन ने पूर्ण की थी।
आशुक कवि द्वारा 1200 ईस्वी में रचित, आशुक कवि द्वारा 1200 ईस्वी में रचित चंदनबाला रास कितने छंदों का खंड काव्य है? तो कितने छंदों का खंड काव्य है ये? 35 छंदों का खंड काव्य है, जिसमें जो नायिका है वो चंदनबाला जो है वो नायिका है, और विभिन्न परिस्थितियों से गुजरते हुए, विपरीत परिस्थितियों से गुजरते हुए अंत में वो महावीर स्वामी की शरण में आ जाती है, जैन धर्म ग्रहण कर लेती है, और फिर उसके जो सभी कष्ट है वो दूर हो जाते हैं। इस प्रकार की ये कहानी है। बारह सौ 31 ईस्वी में रचित प्रमुख जैन ग्रंथ रेवंतगिरी रास के रचयिता है। 1231 ईस्वी में रचित प्रमुख जैन ग्रंथ रेवंतगिरी रास के रचयिता है। कौन है इसके रचयिता? सुमतिगण, विजयसेन सूरी, आशुक और जैन धर्म सूरी। तो कौन है इसके रचयिता? विजयसेन सूरी, 1231 ईस्वी में, और नाम है रेवंतगिरी रास। क्या नाम है? रेवंतगिरी रास। नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो के संस्करण और उनमें निहित छंद का असंगत क्रम छांटिए। क्या है? असंगत क्रम छांटना है। प्रथम संस्करण 16,306 छंद, द्वितीय संस्करण 7,000 छंद, तृतीय संस्करण 3,500 छंद और चतुर्थ संस्करण 1,800 छंद। असंगत छांटना है। पृथ्वीराज रासो के संस्करण और उनमें निहित छंद। प्रथम संस्करण में 16,306 छंद थे, याद कर लेना, बिल्कुल सही है। द्वितीय संस्करण में 7,000 छंद थे, बिल्कुल सही है। तृतीय संस्करण में 3,500 छंद थे, बिल्कुल सही है। चतुर्थ संस्करण में 1,800 छंद नहीं 1,300 छंद थे। कितने छंद थे? 1,300 छंद ने। और डॉक्टर दशरथ शर्मा ने इसे ही प्रमाणिक माना है, इसे ही प्रमाणिक माना है। नेक्स्ट प्रश्न, पृथ्वीराज रासो के संस्करण व जहां वे संग्रहालय में सुरक्षित है का असंगत क्रम। भी पृथ्वीराज रासो के जो संस्करण थे वो कितने छंद थे प्रत्येक संस्करण में, ये तो देख लिया, लेकिन वो कहाँ सुरक्षित है वो भी अब देख लेते हैं। प्रथम संस्करण उदयपुर संग्रहालय में सुरक्षित है। द्वितीय संस्करण अबोहर व बीकानेर संग्रहालय में सुरक्षित है। तृतीय संस्करण बीकानेर संग्रहालय में सुरक्षित है। चतुर्थ संस्करण जयपुर संग्रहालय में सुरक्षित है। तो उत्तर है वो द रहेगा। चतुर्थ संस्करण जयपुर में नहीं है, जयपुर संग्रहालय में नहीं है। और कहाँ है वर्तमान में मुझे भी नहीं पता है, मैंने पढ़ा नहीं शायद इसके बारे में, कभी पढ़ेंगे तो आपको बता देंगे इसके बारे में। नेक्स्ट प्रश्न है, रघुनाथ चरित हनुमंत करित भूप भोज उद्रिय जिमी पृथ्वीराज सुजस कवि चंद्रकृत चंद नंद उद्रिय तिमी। उपयुक्त पंक्तियां किस महाकाव्य से उद्धृत है? उपयुक्त पंक्तियां जो है वो किस महाकाव्य से उद्धृत है? ए, ब, स या फिर द? तो किससे है? स से, पृथ्वीराज रासो से। किससे? पृथ्वीराज रासो से। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या आगे। आचार्य शुक्ल ने आदिकाल को वीर गाथा काल नाम देने के लिए कितनी रचनाओं का उल्लेख किया है? आचार्य शुक्ल ने आदिकाल को वीर गाथा काल नाम देने के लिए कितनी रचनाओं का उल्लेख किया है? ए, ब, स या फिर द? कितनी रचनाओं का उल्लेख किया है? आचार्य शुक्ल ने आदिकाल को वीर गाथा काल नाम देने के लिए कितनी रचनाओं का उल्लेख किया है? 7, 4, 10 या फिर 12? 7, 4, 10 या फिर 12? तो कितनी रचनाओं का उल्लेख किया है? 12 रचनाओं का उल्लेख किया है। कितनी रचनाओं का उल्लेख किया है? 12 रचनाओं का उल्लेख किया है। 12 रचनाओं की हम बात करते हैं तो कौन कौन सी है वो 12 रचनाएं? हालांकि इस पर मैं पहले भी काफ़ी बार बात कर चुका हूँ, लेकिन एक बार फिर से आपको बता देना चाहता हूँ। कौन कौन सी है वो 12 रचनाएं? 12 रचनाओं की बात करें तो
12 रचनाओं को इन्होंने 2 भागों में बांटा है। वैसे तो क्या है, 12 रचनाओं में सीधी सीधी हम बात करते हैं तो सीधे सीधे 6 तो रासो काव्य आ जाते हैं। पहले कई बार बता चुका हूँ, फिर बता देता हूँ। सीधे सीधे 6 तो रासो काव्य आ जाते हैं। उसके अलावा 3 जो विद्यापति की रचनाएं आ जाती हैं। कौन कौन सी? कीर्तिलता, कीर्ति पताका और विद्यापति की पदावली। उसके बाद जो है 2 जो है वो जयचंद्र पर लिखी रचनाएं आ जाती है। जय मयंक जस चंद्रिका और जयचंद्र प्रकाश। कितनी होगी? 6 और 3 9 2 11 और 1 आ जाती है खुसरो की पहली। इस तरह से। लेकिन हम इसको दूसरे तरीके से याद करेंगे, क्योंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या किया है कि एक तो साहित्यिक रचनाएं 2 भागों में बांट दिया है। साहित्यिक रचनाएं और वह दूसरी है देश भाषा काव्य। साहित्यिक रचनाएं और देश भाषा काव्य, इन 2 भागों में बांट दिया है। तो अब इनको कैसे करेंगे? देखो, जो 12 रचनाएं हैं उनमें से सबसे पहले आता है 1 नंबर पर हम ले लेते हैं। सबसे पहले आ जाती है हमारे पास कौन सी? विजयपाल रासो। विजयपाल रासो किसकी है? ये नरसिंह भट्ट की। नरसिंह भट्ट की। फिर आ जाती है 2 नंबर पर हमीर रासो। हमीर रासो ये किसकी है? शारंगधर की। हमीर रासो किसकी है? शारंगधर की। और 2 जो रचना है वो बड़ी आसानी से, कीर्तिलता और कीर्ति पताका। कीर्तिलता और कीर्ति पताका किसकी है? विद्यापति की। ये सभी क्या है? साहित्यिक रचनाएं हैं। ठीक है। फिर आता है देश भाषा रचनाएं। अभी अपने देश भाषा रचनाएं देख लेते हैं। तो ठीक है, देश भाषा रचनाओं की बात करते हैं तो कौन कौन सी आ जाती है? 1 नंबर पर आती है हमारे पास, बाकी जो 2 रासो काव्य आगे 4 रासो काव्य और देख लो कौन कौन सी है। 1 नंबर पर आ जाता है खुमान रासो। फिर आ जाता है 2 नंबर पर परमाल रासो और बिसलदेव रासो। पृथ्वीराज रासो। फिर 2 आ गई किसकी? जो विद्यापति की 3 बताई थी, 2 आ गई, 1 बच गई विद्यापति पदावली। विद्यापति पदावली। फिर 2 जयचंद्र वाली, जयचंद्र प्रकाश और जय मयंक जस चंद्रिका। जयचंद्र प्रकाश और जय मयंक जस चंद्रिका। और 8 नंबर पर आ गई अमीर खुसरो की पहेलियां। ठीक है ना। 8 और 4 कितनी होगी? कुल 12 रचनाएं। कुमार रासो के रचनाकार कौन थे? दलपति विजय। परमाल रासो के जगनिक। बिसलदेव रासो के नरपति नल है। बिसलदेव रासो के कौन है? नरपति नल है। और पृथ्वीराज रासो के चंद बरदाई। और विद्यापति पदावली के विद्यापति। और जयचंद्र प्रकाश का भटकेदार। और जय मयंक जस चंद्रिका का मधुकर कवि। कौन है? मधुकर कवि। और अमीर खुसरो के पहलियों का अमीर खुसरो। अब जो जयचंद्र प्रकाश है
और जय मयंक जस चंद्रिका है। जय चंद्र प्रकाश और जय मयंक जस चंद्रिका, ये 2 रचनाएं हैं। इनमें कहीं ना कहीं अपने कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर इनका रचनाकार कौन है। तो इतना से ध्यान रख लेना कि जिसका नाम बड़ा है उसका रचनाकार भी बड़ा होगा, उसका नाम भी, जिस रचना का नाम बड़ा है उसके रचनाकार का नाम भी बड़ा होगा। जैसे जय चंद्र प्रकाश, ये छोटा नाम है, तो ये देखो भट्ट केदार, ये भी कितने 6 वर्णों का नाम है। उसके बाद जय मयंक जस चंद्रिका, तो ये भी मधुकर कवि, ये भी उससे बड़ा नाम है। तो ये ध्यान रखना है, मधुकर और भट्ट केदार, केदार मान लो चाहे, ठीक है। ये 5 का हो गया, एक आधा मान के 4.5 ही मान सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये रहेगा, जय मयंक जस चंद्रिका कौन रहेगा, मधुकर कवि रहेगा। तो इस तरह से ये 12 रचनाएं थी। इन 12 रचनाओं में से भी जो 3 रचनाएं हैं, एक विद्यापति की पदावली, अमीर खुसरो की पहेलियाँ और बिसलदेव रासो को जो है वो अन्य रचनाएं माना गया है। बाकी जो 9 रचनाएं हैं उनको वीर गाथा युक्त रचनाएं मानकर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसका नाम वीर गाथा काल रखा था। चलो चलते हैं प्रश्न संख्या नेक्स्ट प्रश्न पर। क्या है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य का इतिहास क्या है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के, बार बार बताया गया है आपको, कोई समस्या नहीं है इसमें। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ की 51 पृष्ठों की, कितने पृष्ठों की, 51 पृष्ठों की अति महत्वपूर्ण भूमिका के लेखक हैं। ए बैस है या फिर द, ए बैस है या फिर द, तो कौन है, स, डॉक्टर वेंकट शर्मा। शुरुआत में बता चुका हूं, डॉक्टर वेंकट शर्मा। सर्वसम्मति से हिंदी साहित्य का प्रथम कवि किसे माना जाता है, सर्वसम्मति से हिंदी साहित्य का प्रथम कवि किसे माना जाता है, देखने की जरूरत नहीं है, किसको माना जाता है, सरहपा को। किसको माना जाता है, सरहपा को। फिर चलते हैं आगे। सरहपाद को हिंदी का प्रथम कवि मानने वाले विद्वान कौन है, सरहपाद को हिंदी का प्रथम कवि मानने वाले विद्वान कौन है, ए बैस है या फिर द, वरिष्ठ अध्यापक परीक्षा 2018 विशेष शिक्षा में आ चुका है। तो कौन है, यह भी कोई ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है, राहुल सांकृत्यान। कौन है, राहुल सांकृत्यान ने प्रथम कवि माना है। वैसे बहुत से लोगों ने माना है पर प्रमुख रूप से वही महत्वपूर्ण माने जाते हैं। इनमें से कौन सी रचना आदिकाल के गद्य साहित्य की नहीं है, कौन सी रचना आदिकाल के गद्य साहित्य की नहीं है, किस साहित्य की नहीं है, गद्य साहित्य की। गद्य साहित्य से तात्पर्य मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि डॉक्टर नगेंद्र के हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत आदिकाल को जो है 6 भागों में बांटा गया। पहला भाग है सिद्ध साहित्य, दूसरा नाथ साहित्य, तीसरा जो आता है वो जैन साहित्य, और 4 नंबर पर आता है हमारे पास रासो साहित्य, और 5 नंबर पर आता है लौकिक साहित्य, 6 नंबर पर आता है गद्य साहित्य। गद्य साहित्य की जब बात करते हैं तो इसको मैं पहले बता चुका हूँ, 3 रचनाएं आ जाती हैं, 3 रचनाएं आ जाती हैं। सबसे पहले आ जाती है राउलवेल, और दूसरी आ जाती है हमारे पास उक्ति व्यक्ति प्रकरण, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, और तीसरी हमारे पास आ जाती है वर्ण रत्नाकर। तीसरी हमारे पास आ जाती है वर्ण रत्नाकर। ठीक है, ये 3 रचनाएं हैं जो गद्य साहित्य में आती है। ये 3 रचनाएं किस में आती है, गद्य साहित्य में आती है। तो इनमें से कौन सी रचना आदिकाल के गद्य साहित्य की रचना नहीं है, ए बैस है या फिर द, तो कौन सी नहीं है, गद्य साहित्य की रचना। वर्ण रत्नाकर है, राउलवेल भी है, उक्ति व्यक्ति प्रकरण भी है, तो कौन सी बचती है, श्रावकाचार जो है वो गद्य साहित्य की रचना नहीं है। श्रावकाचार किस साहित्य की रचना है, जैन साहित्य की रचना है। किस में आती है, जैन साहित्य के अंतर्गत आती है। जो राउलवेल है, वर्ण रत्नाकर है, इसके कौन थे रचनाकार, ज्योतिरीश्वर ठाकुर थे। वर्ण रत्नाकर के ज्योतिरीश्वर ठाकुर, ये कौन सी सदी की है, ये है 14वीं सदी की रचना है। कौन सी सदी की है, वर्ण रत्नाकर जो है वो कौन सी सदी की है, 14वीं सदी की रचना है ये। और जो राउलवेल है ये 10वीं सदी की है। रचनाकार कौन है, रोड़ा। उक्ति व्यक्ति प्रकरण कौन सी है, 14वीं सदी की रचना है। और रचनाकार कौन है, दामोदर दास। कौन है इसकी रचनाकार, दामोदर दास है। कौन है इसकी रचनाकार, दामोदर दास है। सॉरी, उक्ति व्यक्ति प्रकरण 12वीं सदी की है। रासो शब्द की व्युत्पत्ति के संबंध में, रासो शब्द की व्युत्पत्ति के संबंध में असंगत छांटिए। ए बैस है, गारसा दत्तासी ने रासुए से मानी है कि रासो शब्द की जो उत्पत्ति है
गारसा दत्तासी ने राजसूय से मानी है, रामचंद्र शुक्ल ने रसायन से मानी है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रसिक से मानी है, चंद्रबली पांडे ने रासक से मानी है। तो ये हमारा उत्तर है स, क्योंकि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी किससे मानी है? रासक से मानी है। किससे मानी है? रासक से। ये काफ़ी लंबा बिंदु है, फिर से करवाएंगे क्योंकि इसमें 50 जो प्रश्न है वो और ज़्यादा लंबा, वैसे ही 1 घंटे की वीडियो हो जाएगी। इसमें रासों पर अलग से व्याख्यान करेंगे, किसने किसके लंबा एक मतलब पूरा एक चैप्टर बन जाएगा कि रासक शब्द की उत्पत्ति वाला जो है कि रासो शब्द की उत्पत्ति किस किस से हुई है और किस किस विद्वान ने कहाँ से मानी है, इसकी एक ट्रिक के माध्यम से आपको करवा देंगे। आदिकालीन साहित्य से संबंधित इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? आदिकालीन साहित्य से संबंधित इनमें से कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है? सही नहीं है। एक तो सही नहीं है, असंगत है, इस पर लाइन लगाना या गोला लगाना सीख लीजिए, गलती नहीं होगी, नहीं तो न चाहकर भी गलती हो जाती है। पहला, दोहा आदिकालीन अपभ्रंश साहित्य का प्रमुख छंद है। दोहा कोशों और चर्या गीतों की भाषा शैली में कोई अंतर नहीं है। चर्या पद एक प्रकार के गीत होते हैं जो सामान्यतः अनुष्ठान के समय गाए जाते हैं। आदिकालीन बौद्ध सिद्धों ने दोहा कोशों के साथ साथ चर्या पदों की रचना भी की है। तो असंगत सही कौन सा नहीं है? ब जो है वो सही नहीं है। बाकी दोहा जो है आदिकालीन अपभ्रंश साहित्य का प्रमुख छंद है, याद रख लेना, बिल्कुल सही है। चर्या पद एक प्रकार के गीत होते हैं। चर्या पद एक प्रकार के गीत होते हैं जो सामान्यतः अनुष्ठान के समय गाए जाते हैं, बिल्कुल सही है। आदिकालीन बौद्ध सिद्धों ने दोहा कोशों के साथ साथ चर्या पदों की भी रचना की थी, यह भी बिल्कुल सही है। लेकिन दोहा कोशों और चर्या पदों की भाषा शैली में कोई अंतर नहीं है, ये गलत है, क्योंकि दोनों की भाषा शैली में क्या है? अंतर है। दोनों की भाषा शैली में अंतर है। जो दोहा कोश है उनकी जो भाषा है वो परिनिष्ठित अपभ्रंश है, परिनिष्ठित अपभ्रंश है। दोहा कोश की जो भाषा है वो परिनिष्ठित अपभ्रंश है। और जो चर्या पद की भाषा जो है उसके अंदर अवहट भी मिश्रित है, प्राकृत और अवहट जो है वो मिश्रित है। इसलिए दोनों की भाषा में है जो रात दिन का अंतर है, बहुत अंतर है। हिंदी साहित्य का आरंभ 693 ईस्वी से मानने वाले थे, कौन थे? 693 ईस्वी से किसने माना है? कब से? 693 ईस्वी में। ए, ब, स या फिर द। प्राध्यापक स्कूल परीक्षा 2020 में आ चुका है, तो किसने माना है 693 ईस्वी से? स रामकुमार वर्मा ने। 693 ईस्वी से लेकर कब से लेकर? 693 से लेकर 1693 ईस्वी तक माना है। कहने से तात्पर्य संधि काल, चारण काल से लेकर कृष्ण काव्य तक इन्होंने माना है। 7 प्रकरण थे, कुल कितने? 7 प्रकरण थे। कितने प्रकरण? 7 प्रकरणों में। क्या नाम था रामकुमार वर्मा के हिंदी साहित्य के इतिहास का? हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। कब लिखा गया था? 1938 ईस्वी में। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 1938 ईस्वी में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कब से माना है? 993 ईस्वी से या संवत 1050। 993 ईस्वी या संवत 1050। संवत 1050, ठीक है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कब से माना है? 1000 ईस्वी से, ठीक है ना, हिंदी साहित्य का आरंभ। और डॉक्टर नगेंद्र ने माना है 7वीं शती के मध्य से। डॉक्टर नगेंद्र ने कहां से माना है? 7वीं शती के मध्य से माना है। राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि इनमें से किसे माना है? तो बहुत ही आसान है, पहले हम पढ़ चुके हैं। राहुल सांकृत्यायन ने किसे माना है? ए, ब, स, द। तो किसको माना है? द को, सरयपाद को। यह भी आ चुका है प्राध्यापक स्कूल शिक्षा 3/1/2020 में। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य के आदिकाल को किन नामों से संबोधित किया? डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य के आदिकाल के जो प्रारंभिक काल है किस नाम से, किन किन नामों से संबोधित किया है? ए, ब, स या फिर द। तो किन नामों से संबोधित किया है? द, संधि काल और चारण काल। आदिकाल को डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने 2 नाम दिए थे, संधि काल और चारण काल। सिद्ध सामंत काल किसने दिया था? सिद्ध सामंत काल नाम जो था वो राहुल सांकृत्यायन ने दिया था। किसने? राहुल सांकृत्यायन ने।
राहुल सांस्कृत्यायन ने। प्रारंभिक काल तो ध्यान नहीं है मुझे, प्रारंभिक काल, संधि काल ऐसा शायद नाम किसी ने नहीं दिया। आदिकाल नाम जो है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया था, वैसे सभी इसी को ही मानते हैं, आदिकाल ही कहते हैं। और वीरकाल जो है वो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने दिया था। आदिकाल के कवि सरहपाद की काव्य परंपरा में विकसित नाथ पंथ के हट्टियों का पलवन आगे चलकर इनमें से किस कवि में हुआ? आदिकाल के कवि सरहपाद की काव्य परंपरा में विकसित नाथ पंथ के, तो बताइए ए बै स द नाथ पंथ कबीर। बौद्ध धर्म के सिद्धांतों में देश की बदलती हुई परिस्थितियों ने जिन नवीन भावनाओं की सृष्टि की, उन्हीं के परिणाम स्वरूप सिद्ध साहित्य की रूपरेखा तैयार हुई। सिद्ध साहित्य के प्रादुर्भाव विषयक यह कथन इनमें से किसका है? ए, बै, स या फिर द? तो किसका है यह कथन? किसका है यह कथन? ए का, राम कुमार वर्मा का। किसका कथन है? राम कुमार वर्मा का। नागरी प्रचारणी सभा से प्रकाशित, नागरी प्रचारणी सभा से प्रकाशित, कहाँ से? नागरी प्रचारणी सभा से प्रकाशित पृथ्वीराज रासो के संस्करण को प्रमाणिक मानने वाले विद्वान इनमें से कौन है? ए, बै, स या द? पृथ्वीराज रासो का संस्करण प्रकाशित हुआ था, तो जो संस्करण नागरी प्रचारणी सभा से प्रकाशित हुआ था उसी को प्रमाणिक मानने वाले विद्वान इनमें से कौन है? तो कौन है? कर्नल टोड। कौन है? कर्नल टोड। भरतेश्वर बाहुबली रास, भरतेश्वर बाहुबली रास इनमें से किस काव्य धारा का ग्रंथ है? भरतेश्वर बाहुबली रास जो है वो इनमें से किस काव्य धारा का ग्रंथ है? भरतेश्वर बाहुबली रास किस काव्य धारा का ग्रंथ है? ए, बै, स या फिर द? तो किस काव्य धारा का है? जैन साहित्य का। किसका है? जैन साहित्य का ग्रंथ है। अब इसमें क्या? भरतेश्वर बाहुबली रास, भरतेश्वर बाहुबली रास की रचना किसने की थी? भरतेश्वर बाहुबली रास की रचना की थी शालीभद्र सूरी ने। कब की थी? 1184 ईस्वी में। गणपति चंद्र गुप्त ने इसे प्रथम रचना माना है। गणपति चंद्र गुप्त ने भरतेश्वर बाहुबली रास को प्रथम रचना और शालीभद्र सूरी को प्रथम कवि माना है। जो शालीभद्र सूरी है, इनकी भरतेश्वर बाहुबली रास के अलावा अन्य रचनाएं भी थी। 2 नंबर पर है बुद्धि रासो और पंच पांडव चरित रास, पंच पांडव चरित रास, ये 3 रचनाएं थी शालीभद्र सूरी की। भरतेश्वर बाहुबली रास, बुद्धि रास और पंच पांडव चरित रास। भरतेश्वर बाहुबली रास है जो भरत और उनके भाई बाहुबली की कथा का वर्णन है। भरत और उनके भाई बाहुबली की, ठीक है ना। भरत जो है वो अयोध्या के राजा बनते हैं। किसके राजा बनते हैं? अयोध्या के। और बाहुबली जो है वो तक्षशिला के राजा बनते हैं। किसके राजा बनते हैं? तक्षशिला के। यही कहानी इसके अंतर्गत दिखाई गई है या बताई गई है या लिखी गई है। जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, तब यह निश्चय है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य का रूप भी परिवर्तन होगा। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। उपयुक्त कथन किसका है? ए, बै, स या द? तो उपयुक्त कथन है, बड़ा ही आसान है, बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा है। यह आदि ही होनी चाहिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। कौन है? आचार्य शुक्ल।
हेमचंद्र ने अपने व्याकरण के उदाहरणों के लिए भट्टी के समान एक द्वाश्रय काव्य के रूप में कुमारपाल चरित की रचना की थी। किसकी रचना की थी? कुमारपाल चरित की रचना की है। उपयुक्त कथन किस प्रसिद्ध साहित्यकार का है? ए, बैस है या फिर द? तो आचार्य शुक्ल का है। आचार्य शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में इसके बारे में लिखा है कि हेमचंद्र ने अपने व्याकरण के उदाहरणों के लिए भट्टी के समान द्वाश्रय काव्य के रूप में कुमारपाल चरित की भी रचना की है। ठीक है ना। जो हेमचंद्र थे, हेमचंद्र जो थे वो क्या थे? प्राकृत के पाणी थे, पाणिनि, सॉरी, प्राकृत के पाणिनि थे। इसके अलावा जो हेमचंद्र है इनकी कौन कौन सी रचनाएं थी? एक रचना थी शब्दानुशासन। वैसे इसका पूरा नाम था सिद्ध हेम शब्दानुशासन, सिद्ध हेम दे शब्दानुशासन। इसके अलावा इनकी रचना थी देशी नाम वाला, देशी नाम, ठीक है ना, देशी नाम माला। ये गुजरात के सोलंकी राजा सिद्धराज, गुजरात के सोलंकी राजा सिद्धराज जयसिंह के दरबारी कवि थे। कौन है? हेमचंद्र। हेमचंद्र जो क्या है? गुजरात के सोलंकी राजा सिद्धराज जयसिंह के दरबारी कवि थे। ठीक है। कौन कौन सी रचनाएं थी हेमचंद्र की? एक तो आ गई शब्दानुशासन और शब्दानुशासन, देशी नाम माला, और ये कौन सी थी? कुमारपाल चरित। उक्ति व्यक्ति प्रकरण में कितने प्रकरण हैं? उक्ति व्यक्ति प्रकरण में कितने प्रकरण हैं? पहले बता चुका हूं। उक्ति व्यक्ति प्रकरण में कितने प्रकरण थे? ए, बैस है, द, 5 प्रकरण है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण के रचनाकार कौन है? दामोदर भट्ट। दामोदर भट्ट इसके रचनाकार थे। दामोदर भट्ट जो थे वो किसके? काशी नरेश गोविंद चंद्र के सभा पंडित थे। क्या थे? सभा पंडित थे। इसकी रचना जो राजकुमारों की शिक्षा के लिए इसकी रचना हुई थी। किसकी? उक्ति व्यक्ति प्रकरण की। कितने प्रकरण थे उसके अंदर? 5 प्रकरण थे। ये तो आ ही गया। उक्ति व्यक्ति प्रकरण की रचना दामोदर भट्ट ने की थी। किस काल में की थी दामोदर भट्ट ने इसकी रचना? उक्ति व्यक्ति प्रकरण की रचना की थी 12वीं शती में। किसमें? 12वीं शती में की थी। किस प्रकार का साहित्य है ये? गद्य साहित्य है। किस प्रकार का साहित्य है? गद्य साहित्य है। गद्य साहित्य की रचना थी ये। शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महिमान्वित भारतवर्ष में गोरखनाथ के सिवाय कोई दूसरा नहीं हुआ। यह किसने कहा था? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, आचार्य शुक्ल ने, गणपति चंद्र गुप्त ने या डॉक्टर नगेंद्र ने? तो बहुत ही आसान सा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जैन साहित्य का उल्लेख क्या दिखाने के लिए किया है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जैन साहित्य का जो उल्लेख किया है वो किस लिए किया है? ए, बैस है या फिर द? अपभ्रंश भाषा का व्यवहार कब से हो रहा था? धार्मिक साहित्य सिद्ध करने के लिए, संत काव्य की भूमिका बांधने के लिए, वीर गाथा काल नाम देने के लिए। तो इनमें से अपभ्रंश भाषा का व्यवहार कब से हो रहा था यह दिखाने के लिए, बाकी और कोई नहीं है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित असंगत कथन है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित असंगत कथन है। क्या है? असंगत क्रम की जगह कथन। इसकी रचना 1929 ईस्वी में हुई थी। बिल्कुल सही है।
यह इतिहास मूलतः हिंदी नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर, किसके द्वारा? हिंदी नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य का विकास नाम से लिखा गया था। बिल्कुल सही है। इसके कवियों का परिचयात्मक विवरण मिश्र बंधु विनोद से लिया गया है। बिल्कुल सही है। इसमें हिंदी साहित्य के इतिहास को 5 कालखंडों में बांटा गया है। बिल्कुल गलत है। कितने कालखंडों में बांटा गया है? 4 कालखंडों में बांटा गया है। ठीक है। हिंदी साहित्य की हिंदी शब्द सागर जो था, प्रकाशित हिंदी शब्द सागर जो था, उसके जो संपादक थे वो कौन थे? रामचंद्र शुक्ल, रामचंद्र तिवारी और श्याम सुंदर दास। रीतिकाल के कवियों के परिचय लिखने में मैंने प्राय मिश्र बंधु विनोद से ही विवरण लिए। यह कथन किसका है? बैस है या फिर द, तो किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। रीतिकाल के कवियों के परिचय लिखने में मैंने प्राय मिश्र बंधु विनोद से ही। वैसे इन्होंने लिखा था कि मैंने अपने कवियों के परिचयात्मक विवरण प्राय मिश्र बंधु विनोद से ही लिए हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन करने वाले प्रथम इतिहासकार है। हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन करने वाले प्रथम इतिहासकार है। कौन है? बैस है या फिर द, तो कौन है? जॉर्ज ग्रेसन है। हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन करने वाले, क्या है? काल विभाजन करने वाले कौन है? जॉर्ज ग्रेसन। और काल क्रमानुसार, काल क्रम का प्रयोग करने वाले कौन थे? ठीक है ना, मौलवी करीमुद्दीन, जिन्होंने अपने ग्रंथ तज़किरा ई सूरा ई हिंदी में किया था। तज़किरा ई सूरा ई हिंदी में किया था। काल क्रम का प्रयोग, सर्वप्रथम प्रयोग किसने? मौलवी करीमुद्दीन ने। लेकिन काल विभाजन का जो प्रयास है, काल विभाजन का जो प्रयास है वो जॉर्ज ग्रेसन ने किया था। कितने भागों में बांटा था? 12 भागों में बांटा था इन्होंने। कितने भागों में? 12 भागों में इसको बांटा था। कब की थी? 1888 में इनका ग्रंथ आया था, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान नाम से। ठीक है। बाकी इसके बारे में विस्तार से पहले इसी वीडियो में बता चुका हूँ मैं। इनमें से कौन सा तथ्य सही नहीं है? इनमें से कौन सा तथ्य सही नहीं है? राउलवेल में नायिका का नक्शिक वर्णन है। आप अपना उत्तर निकाल लीजिए, मैं बता दूंगा। राउलवेल में नायिका का नक्शिक वर्णन है, बिल्कुल सही है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण एक व्याकरण ग्रंथ है, बिल्कुल सही है। वर्ण रत्नाकर में काव्य शास्त्रीय तत्वों का विवेचन है, बिल्कुल नहीं। वसंत विलास में वसंत और स्त्रियों पर उसके विलासपूर्ण प्रभाव का चित्रण है, बिल्कुल सही है। तो सही नहीं है। कौन सा नहीं है? उक्ति व्यक्ति वर्ण रत्नाकर में काव्य शास्त्रीय तत्वों का विवेचन है। राउलवेल है, ये सभी तीनों के तीनों क्या है? ये जो तीनों हैं, ये तीनों गद्य साहित्य की रचनाएं हैं। क्या है? ये तीनों गद्य साहित्य है। ये भी पूछा जा सकता है इनमें से कौन सी रचना गद्य साहित्य की नहीं है, तो कौन सी नहीं है? वसंत विलास नहीं है। ये तीनों गद्य साहित्य की रचना है। राउलवेल के रचनाकार रोड़ा है, हमें ध्यान ही है 10वीं सदी की रचना है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण जो है, इसके रचनाकार कौन है? ज्योतिरीश्वर ठाकुर है, सॉरी दामोदर दास है, दामोदर भट्ट है, दामोदर भट्ट है। ये 12वीं सदी की रचना है। और जो वर्ण रत्नाकर है, इसके ज्योतिरीश्वर ठाकुर है, ये 14वीं सदी की रचना है। ये जो राउलवेल है, हो सकता आगे आ जाए, आगे बताएंगे इसके बारे में। शिलांकित कृति है। राउलवेल जो है वो एक शिलांकित कृति है, 10वीं शती की है, जो मुंबई के प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय में सुरक्षित है। मुंबई के प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय में सुरक्षित है। और इसमें 7 भाषाओं का प्रयोग किया गया है, जिसमें सबसे ज़्यादा राजस्थानी भाषा के शब्दों का प्रयोग किया गया है। 7 भाषाओं के शब्दों का प्रयोग किया गया है, जिसमें सर्वाधिक जो है राजस्थानी भाषा के शब्दों का प्रयोग किया गया है। प्रथम बार नायिका के नक्शिक का वर्णन किया गया है राउलवेल में। प्रथम बार नायिका के, यह गद्य पद्य मिश्रित एक चंपू काव्य है। राउलवेल जो है, रोड़ाकृत राउलवेल जो है, राउलवेल नायिका के, राउल नायिका के नक्शिक का चित्रण है।
और यह एक शिलांकित कृति है, और यह प्रिंस ऑफ, वो जो शिला है वो प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय में, मुंबई के प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय में सुरक्षित है। गद्य पद्य मिश्रित यह एक चंपू काव्य है। इसमें 7 भाषाओं के शब्दों का प्रयोग किया गया है, जिसमें सर्वाधिक राजस्थानी के शब्दों का प्रयोग किया गया। राहुल वेलकृत रोड़ा की बात कर रहा था मैं, सॉरी रोड़ाकृत राहुल वेल की बात कर रहा था, ठीक है ना, गर्मी बहुत ज़्यादा है। इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है। जैन कवियों की रचनाएं आचार, रास, फागु, चरित आदि शैलियों में लिखी गई थी, बिल्कुल सही है, ठीक है ना। सिद्धों की रचनाएं प्रमुखतः 2 काव्य रूपों दोहा कोश और चर्यापद में लिखी गई थी, बिल्कुल सही है। नाथ सिद्धों की वाम मार्गी भोग प्रदान योग साधना के पक्षधर थे। वीर गाथाओं के रूप में लिखित रासो काव्य जैन काव्य से भिन्न है, बिल्कुल सही है। वीर गाथाओं के रूप में लिखित रासो काव्य जैन रास काव्य से बिल्कुल भिन्न है, बिल्कुल भिन्न है। लेकिन जो नाथ है, नाथ सिद्धों की वाम मार्गी भोग प्रदान योग साधना के पक्षधर थे, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जो वाम मार्गी भोग प्रदान साधना थी उसी के विरोध में तो नाथ साहित्य का उदय हुआ था या नाथ पंथ का उदय हुआ था। क्योंकि जो भोग प्रदान वाम क्या नाम है, वाम मार्गी जो भोग प्रदान थी, ठीक है ना, जो सिद्ध थे उनकी 2 शाखाएं थी, एक वाम मार्गी भोग प्रदान थी, तो उसके विरोध के स्वरूप में ही क्या किया था इन्होंने, नाथ जो थे वो अलग हुए थे। तो ये थे आदिकाल के 50 प्रश्न। तो प्रयास करता रहूँगा इसी तरह से आप तक टेस्ट पहुँच जाएंगे। अगर क्लास अच्छी लगे तो शेयर अवश्य करें। जय हिंद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय भारत।